हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर जो डिजीज़ के जो है अभी क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो उसी से जो है क्वेश्चंस लिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेशन को आप लोग लाइक करिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है। इतना आपके लिए किया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर किया करिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसकी एक क्लास और होगी डिजीज़ की, कल जो होगी एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हमारा है WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है। ए है भारत, बी है सिंगापुर, सी है थाईलैंड, डी है वियतनाम। तो WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है, तो कौन सा देश है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है। ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जमा होने से, बी है क्लोराइड के जमा होने से, सी है पोटेशियम के जमा होने से, डी है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है, किसके कारण आती हो? आंसर करिएगा आप लोग, किसके कारण होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। आंसर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? ए है बेसिली, बी है कोकाई, सी है स्प्रेली, डी है विब्रियो। तो कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो हम जानते हैं कि डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है इसका कारण होता है निमोनिया का। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है इसका कारण होता है किसका? निमोनिया का, जो कि किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे बी है कोकाई, ठीक है। बी यहाँ पे दिया है कोकाई, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है आपके कारण है निमोनिया का, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए है टाइफाइड, बी है मलेरिया, सी है क्षय रोग, डी है प्लेग। श्वेत प्लेग को आमतौर पे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर करिएगा आप लोग, किस नाम से जानते हैं श्वेत प्लेग को? तो किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सी हो जाएगा, क्षय रोग। श्वेत प्लेग को हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। श्वेत प्लेग को क्षय रोग भी कहते हैं, यानी कि क्षय रोग को श्वेत प्लेग भी कहते हैं, ठीक है। क्षय रोग को श्वेत प्लेग भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं। तो ये सभी नाम है किसके? क्षय रोग के, ठीक है। श्वेत प्लेग भी कहते हैं। और ये क्षय रोग आपका किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये आपका होता है यक्षमा, ठीक है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टाइफाइड भी आपका क्या है? जल जनित रोग है टाइफाइड। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किस कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लेग आपका पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे मलेरिया के कुछ दवाओं का नाम याद रख लेते हैं। क्या है आपका? एक तो जानते हैं कुनैन जो है औषधि है, जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, ये कुनैन औषधि, ठीक है। कुनैन जो है, एक आपका पेलुड्रीन भी है, पेलुड्रीन है, प्रीमा क्विनॉन है,
और एक आपका है क्लोरोक्विनोन। क्या है? क्लोरोक्विनोन है। ठीक है, तो ये औषधियाँ हैं मलेरिया की। ठीक है, किसकी औषधियाँ हैं? मलेरिया की हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग देख लेते हैं क्षय रोग के लिए किस दवा का यूज़ करते हैं। तो क्षय रोग के लिए आपका एक तो BCG का टीका हम लोग जन्म पे लगवाते हैं, जन्म के समय BCG का टीका लगता है। और स्ट्रेप्टो कौन सी दवा का यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? तो ये क्षय रोग के लिए BCG का टीका जो जन्म के समय लग जाता है। और जो है या तो किस दवा की यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइफाइड के लिए किस दवा का यूज़ किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिन। किस दवा का यूज़ करते हैं? क्लोरोमाइसिटिन दवा का यूज़ करते हैं हम टाइफाइड में। ठीक है, टाइफाइड के लिए हम क्लोरोमाइसिटिन की दवा का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपका है C। ठीक है, क्षय रोग। तो इतना याद रखिएगा, कुछ दवाओं के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। ए है एसिक्लोवीर, बी है ओसेल्टामिवीर, सी है इम्यूनोवीर, डी है जूडोवुडिन। तो इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा कौन सी है? इन्फ्लुएंजा आपका किस वायरस से होता है? तो मिक्सो वायरस। किस वायरस से? मिक्सो वायरस से होता है। मिक्सो वायरस से होता है। ठीक है, तो कौन सी जो है एंटीवायरल दवा है इसके लिए? तो कौन सी है? ओसेल्टामिवीर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सी एंटीवायरल दवा का यूज़ करते हैं? ओसेल्टामिवीर का। किसका? ओसेल्टामिवीर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जूडोविडिन किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर आप लोग करिएगा जूडोविडिन। ठीक है, जूडोविडिन जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? ए है हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी है हेपेटाइटिस सी, डी हेपेटाइटिस डी। तो निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? कल ये क्वेश्चन हुआ था, तो आज इसका आंसर आप लोग करिएगा। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी आपका रक्त जनित रोग है। ठीक है, दूषित रक्त के कारण होता है आपका हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी आपका एसटीडी जो है एसटीडी के कारण होता है। ये क्या है? यौन संचारित रोग है। एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कॉलेरी द्वारा उत्पन्न विष है। ए है एंडोटॉक्सिन, बी है एंटेरोटॉक्सिन, सी है हेपेटोटॉक्सिन, डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के विरुद्ध उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। तो विब्रियो कॉलेरी द्वारा उत्पन्न विष है। कौन सा हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी एंटेरोटॉक्सिन। कौन सा हो जाएगा? एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, उत्पन्न विष कौन सा है? एंटेरोटॉक्सिन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय ए है पोलियोमाइलाइटिस, बी है मम्स, सी है रूबेला, डी है चेचक। आपके लिए क्वेश्चन है कि मम्स की जो है वैक्सीन कब दी जाती है शिशु को? मम्स की वैक्सीन शिशु को कब दी जाती है? तो क्या हो जाएगा? आरएनए वायरस है, किसको छुड़ा के? आरएनए वायरस है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी चेचक। चेचक जो है आपका डीएनए वायरस का है। ठीक है, एक डीएनए वायरस से होता है। क्या है? डीएनए वायरस से होता है, जबकि आरएनए वायरस से आपके पोलियोमाइलाइटिस है, मम्स है और रूबेला है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आपको बताया था उसमें से कौन से आरएनए वायरस के कारण होते हैं और कौन से डीएनए। ठीक है, तो चेचक जो आपका डीएनए वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस आपका एक डीएनए वायरस है। ठीक है, जबकि आरएनए वायरस से आपका पोलियोमाइलाइटिस होता है, मम्स और रूबेला होता है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित में सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय ए है हेपेटाइटिस बी, बी है हेपेटाइटिस सी HIV, डी है हेपेटाइटिस ई। तो आंसर करिएगा इसका आप लोग। सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय किसको छोड़ के जो है सभी जो है रक्त के संक्रमण से होते हैं। तो इसका आंसर करिएगा आप लोग। और यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। और क्लास को आप लोग ज़रूर से शेयर किया करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसको छोड़ के सभी जो है रक्त के संक्रमण के कारण होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी। यहाँ पे आंसर डी आपका हेपेटाइटिस ई होगा, जो कि रक्त के संपर्क में आने से नहीं होता है, ठीक है। जबकि हेपेटाइटिस बी होता है आपका, हेपेटाइटिस सी होता है और HIV होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है। ए है 2024, बी है 2025, सी है 2027, डी है 2030। तो भारत में मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है। कब तक लक्ष्य रखा गया है मलेरिया के उन्मूलन का भारत में? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2030, डी होगा। 2030 तक जो है मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटी चेचक के संचरण का तरीका है। ए है बुंदिक नाभिक, बी है संक्रमित रक्त, सी है मच्छर, डी है मूषक। छोटी चेचक के संचरण का तरीका है, एक आपका स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, और एक होता है आपका चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स आपका जो है, चिकन पॉक्स आपका वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला, ये डिफरेंट याद रखिएगा आप लोग। वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है, जबकि आपका वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके संचरण का तरीका क्या है? आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बुंदिक नाभिक, यहाँ पे ए हो जाएगा बुंदिक नाभिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय ए है नासी डिप्थीरिया, बी है त्वची डिप्थीरिया, सी है लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, डी है प्रणालीगत डिप्थीरिया। तो कौन से जो है डिप्थीरिया के विभिन्न रूप है किसको छुड़ा के? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका नासी डिप्थीरिया है, त्वची डिप्थीरिया भी है और लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया भी है, जबकि प्रणालीगत डिप्थीरिया इसका जो है विभिन्न रूप नहीं है, ठीक है। नासी डिप्थीरिया, इसको याद रखिए कि डिप्थीरिया के कौन कौन से विभिन्न रूप है। नासी डिप्थीरिया है, त्वची डिप्थीरिया है और लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, ठीक है। नासी, त्वची, लैरिंगोट्रैकियल, ठीक है। नासी, त्वची, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए है लीवर, बी है फेफड़ा, सी है हृदय, डी है किडनी। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? क्या हो जाएगा? विल्स रोग आपका जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। ये जो है बैक्टीरियल होता है आपका। किस बैक्टीरिया से होता है? तो आपका लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया के कारण होता है, लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसको प्रभावित करता है? डी, किडनी को। किसको प्रभावित करता है? किडनी को, ठीक है। विल्स रोग किसको प्रभावित करता है? किडनी को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक जीवाणु संबंधित रोग है। ए है मायोकार्डियल अतिक्रमण, बी है उपदंश, सी है पोलियो, डी है दाद। एक जीवाणु संबंधित रोग है, तो कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? एक जीवाणु संबंधित रोग है, कौन सा इसमें जो है जो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा हो जाएगा? बी, उपदंश। कौन सा हो जाएगा? उपदंश जो है इसे हम सिफिलिस भी कहते हैं, सिफिलिस भी कहते हैं उपदंश का। उपदंश को जो है सिफिलिस भी कहते हैं। ये क्या है? बैक्टीरियल रोग है, ठीक है। किस बैक्टीरिया से होता है? तो ट्रोपोनेपैलिडम, ठीक है, ट्रोपोनेपा पैलिडम, ट्रोपो या ट्रैपो
नेपा ट्रैपोनेपा पैलिडम, पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है सिफिलिस? ट्रैपोनेपा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? ट्रैपोनेपा पैलिडम बैक्टीरिया, ट्रैपोनेपा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, सिफिलिस, इसको उपदंश भी कहते हैं। ठीक है, दाद आपका किससे होता है? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से होता है। किससे? ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन नामक जो है कवक से होता है। ठीक है, पोलियो आप जानते हैं इंटेरोफेरॉन या पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, किसको उपदंश कहते हैं। ठीक है, सिफिलिस को ही उपदंश कहते हैं। ये ट्रेपोनेपा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और सिफिलिस आपका जो है ये यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? तो यौन संचारित रोग है। ठीक है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? ए है त्वचा पर लाल चकत्ते, बी है स्मरण शक्ति में क्षति, सी है संक्रामक रोग, डी है जोड़ों में पुराना दर्द। मेलियोडोसिस क्या है? तो क्या है मेलियोडोसिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये कैसा डिजीज़ है? तो बैक्टीरियल है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा कि मेलियोडोसिस क्या है? ये संक्रामक रोग है। जो नए नए क्वेश्चन होते हैं इसको आप लोग याद रखा करिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ए है टिक्सोबैक्टीन, बी है डल्वाबेंसिन, सी है सिफेपाइम, डी है टाइफाइड। तो कौन सी जो है बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सी दवा है? ए हो जाएगा टिक्सोबैक्टीन। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, टिक्सोबैक्टीन है। ठीक है, उसको याद रखिए, कौन सी दवा है? टिक्सोबैक्टीन दवा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित बीमारी है? ए है मलेरिया, बी है पीलिया, सी है एड्स, डी है टाइफाइड। कौन सा यौन संचारित बीमारी है? तो कल भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी बीमारियां जो है यौन संचारित है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में बन सकते हैं कि आपको छांटने के लिए दे देगा कि कौन सी जो है यौन संचारित बीमारी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? तो मैंने कल बताया था आपको यौन संचारित, आपको सिफिलिस बताया भी ऊपर, सिफिलिस है, सिफिलिस है आपका, जिसे उपदंश भी कहते हैं, और एक का आपका हर्पीज़ है, हर्पीज़ है, एक जेनिटल हर्पीज़ होता है, जेनिटल हर्पीज़ है, जेनिटल हर्पीज़ है, आपका एड्स है, एड्स है, एक आपका हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी भी है, और कौन सा है आपका? एक गोनोरिया, जिसे सुजाक भी कहते हैं, सुजाक, और एक आपका श्वेत प्रदर भी है, श्वेत प्रदर भी है, और एक का आपका है क्लैमीडिया है। क्या है? क्लैमीडिया है, क्लैमीडिया भी है, क्लैमीडिया है। ये सभी क्या है? आपके यौन संचारित रोग हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा है? यहाँ पे सी हो जाएगा, एड्स है। एड्स आपका जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, जिसकी खोज पहले लेवरन ने की थी, 1880 में की थी। लेवरन ने प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज, और जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही क्या है आपका मलेरिया होता है, इसकी प्रतिपुष्टि की थी। किसने की थी? तो आपके रोनाल्ड रॉश ने की थी, रोनाल्ड रॉश ने की थी। रॉश ने की थी कब? 1887 में की थी। ठीक है, पीलिया आपका ये किससे होता है? तो ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, जॉन्डिस। ठीक है, एड्स आप जानते ही हैं कि ये यौन संचारित रोग है, एचआईवी वायरस से होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, जिसके लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? एलिजा। कौन सा करते हैं? एलिजा, एलिजा परीक्षण करते हैं। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून
सॉर्बेंट एस्से, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों का जो है फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी है आपका एड्स, ठीक है। इसके लिए मैंने दवाई बताई है आपको कि कौन सी दवा है टाइफाइड के लिए, किस दवा का यूज़ करते हैं, तो कौन सी दवा है, क्लोरोमाइसेटीन है। कौन सी दवा है, क्लोरोमाइसेटीन है। कौन सी दवा है, क्लोरोमाइसेटीन, माइसेटीन, ठीक है, क्लोरोमाइसेटीन है, ठीक है। दवाओं के नाम आप लोग याद रखिए जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्लोरोमाइसेटीन, ठीक है। जो जो दवाएं दी हुई हैं आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोमाइसेटीन टाइफाइड के लिए है, क्लोरोमाइसेटीन टाइफाइड के लिए है। मलेरिया के लिए पेलुड्रीन है, पेलुड्रीन है, कुनैन है, कुनैन है, प्रीमाक्विनॉन है, प्रीमाक्विनॉन है, और एक क्लोरोक्विनॉन है, ठीक है। तो ये सभी दवाएं मलेरिया के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ए है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है कैंडिडियासिस, डी है मस्से। तो कौन इसमें से यौन संचारी जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो अभी ऊपर मैंने बताया आपको, सभी के नाम बताए मैंने इसमें। गोनोरिया जिसे सुजाक भी कहते हैं, किससे होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है ये आपका, तो ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, वेजिनाइलिस आपका ये पुरुषों में होता है। गोनोरिया मूत्रमार्ग में होता है, ठीक है, सुजाक भी इसे कहते हैं। और श्वेत प्रदर जो है वो भी ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस से होता है, महिलाओं के योनि में होता है, ठीक है। सिफिलिस आपका, सिफिलिस मैंने बताया आपको कि किससे होता है, तो ये होता है ट्रैपोनेपा पैलिडम, ट्रैपोनेपा पैलिडम से होता है। किससे होता है, ट्रैपोनेपा पैलिडम से होता है, ठीक है। ट्रैपोनेपा पैलिडम से होता है सिफिलिस, ठीक है। मस्से भी है, ये भी आपका यौन संचारित रोग है, तो ये भी और कौन सा नहीं है, तो कैंडिडियासिस आपका यौन संचारित रोग नहीं है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कैंडिडियासिस आपका यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। गोनोरिया है, सिफिलिस है और मस्से है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार है। ए है थैलेसीमिया, बी है एनीमिया, सी है रतौंधी, डी है कैंसर। तो कौन सा आनुवंशिक विकार है इसमें से, तो मैंने आपको बताया था कल कि कौन कौन से आनुवंशिक विकार है। थैलेसीमिया भी आपका है, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया आपका एक आनुवंशिक विकार है। वर्णांधता आता है इसमें, वर्णांधता भी आता है आपका आनुवंशिकता में। और कौन सा, हीमोफीलिया भी आती है, हीमोफीलिया आती है। और कई सारे आपके क्या है सिंड्रोम आते हैं। कौन कौन से सिंड्रोम आते हैं, तो कौन से, एक आता है टर्नर सिंड्रोम जो कि महिलाओं में होता है सिंड्रोम। इसमें जो है 45 गुणसूत्र ही होते हैं, इसके कारण महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है। और पटाऊ सिंड्रोम एक होता है आपका जिसमें होंठ कटे होते हैं, ये किसके कारण, 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। एक डाउन सिंड्रोम होता है आपका, डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। और एक आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जो कि पुरुषों में होता है, जिसके कारण नपुंसकता आती है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर। और ये इसमें क्या है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है इनमें। तो ये सभी सिंड्रोम आपके क्या है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है। कैसे है, ये सभी आनुवांशिक रोग है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो क्लियर तो नहीं आपको जो है दिखता है, लेकिन जो है आप लोग सुन के जो है अच्छे से आप लोग नोट कर लिया करिए या फिर अच्छे से याद कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका थैलेसीमिया, ठीक है। स्पष्ट जो है लिखते नहीं बनता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी से होती है। ए है श्वेत रुधिर कण, बी है शंकु कोशिका, सी है लाल कोशिका, डी है न्यूरॉन। वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी से होती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शंकु कोशिका। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, शंकु कोशिका की जो है गड़बड़ी के कारण आपका वर्णांधता होता है। इसमें क्या होता है, किस रंग को व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, तो लाल रंग
लाल और हरे रंग में जो है भ्रम रहता है उसे, ठीक है, लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता है, ठीक है, वर्णांधता में, ठीक है, लाल और हरे रंग को, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। शंकु कोशिका में गड़बड़ी के कारण जो है वर्णांधता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। ए है कॉपर, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है सोडियम। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। कॉपर की अधिकता यानी कि तांबे की अधिकता से जो है आपका विल्सन रोग होता है, ठीक है, कॉपर या तांबे की अधिकता से विल्सन रोग आपका होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, ठीक है। और आपके पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये मैंने कल बताया था। और कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, और आपका नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो ये सभी मैंने आपको बताए थे, इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। पारा की अधिकता से, नाइट्रेट, कैडमियम की अधिकता से और फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइपोकैलिमिया की कमी के कारण होता है। ए है कैल्शियम, बी है पोटेशियम, सी है आयोडीन, डी है आयरन। हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है, इसका आंसर करिएगा। हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, पोटेशियम। बी हो जाएगा, पोटेशियम की कमी के कारण आपका हाइपोकैलिमिया होता है। किसकी कमी के कारण? पोटेशियम की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, सूखा रोग निम्नलिखित में से प्रभावित करता है। ए है मांसपेशी तंत्र को, बी है तांत्रिक तंत्र को, सी है कंकाल तंत्र को, डी है आंखें। तो सूखा रोग किसको प्रभावित करता है, तो किसको करता है? स्केलेटन, किसको? कंकाल तंत्र को। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कंकाल तंत्र को जो है सूखा रोग आपका प्रभावित करता है। किससे होता है, किसकी कमी से? तो आपका जो है सूखा रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स कहते हैं विटामिन डी की कमी से। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। ए है सिरोसिस, बी है एड्स, सी है हेपेटाइटिस बी, डी है सिफिलिस। तो कौन सा जो है संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, कौन सा इसमें से आपका संचारी रोग नहीं है, इसका आंसर करिएगा, कौन सा नहीं है। तो सिफिलिस मैंने बताया, जिसे उपदंश भी कहते हैं, उपदंश भी कहते हैं। ये आपका क्या है? एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, यौन संचारित रोग है। हेपेटाइटिस बी भी है आपका, एड्स भी है आपका। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? सिरोसिस नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सिरोसिस, ठीक है। ये क्या होता है? सिरोसिस जो है ये आपका जो है किसके कारण होता है? तो अत्यधिक मादक द्रव के सेवन से होता है। अत्यधिक जो है मादक द्रव के सेवन से आपका सिरोसिस होता है, ठीक है। अत्यधिक मादक द्रव के सेवन से आपका सिरोसिस होता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है? तो ये आपके लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। ये लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। कौन? सिरोसिस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश, या जो अलग अलग होंगे दोनों, जो मनोभ्रंश का कारण बनता है। मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील पतन है, स्मृति हानि और भ्रम के परिणाम स्वरूप होता है। ए है कंफ्यूजन, बी है एमनेशिया, सी है अल्जाइमर, डी है सीजोफ्रेनिया। तो मस्तिष्क का अपक्षयी विकार है कई स्थितियों में एक, जो मनोभ्रंश का कारण बनता है, मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील पतन हो जाता है, स्मृति हानि होती है, भ्रम के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा जो है रोग है जिसमें जो है व्यक्ति की याददाश्त जो होती है, याददाश्त जो है चली जाती है, व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता है और वह भ्रम में रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे सी हो जाएगा, अल्जाइमर। यहाँ पे सी हो जाएगा, अल्जाइमर के कारण ये होता है, ठीक है। किसके कारण? अल्जाइमर के कारण होता है, ठीक हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, निम्नलिखित में से क्या आलंगी सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ पे डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर है। ए है एल्बिनिज्म, बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी है
फिनाइल कीटोन्यूरिया, डी है अल्जाइमर। तो कौन सा जो है डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या आलंगी सूत्रीय अव्यवस्था है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा डी हो जाएगा? अल्जाइमर। कौन सा हो जाएगा? अल्जाइमर ही। अल्जाइमर के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा जो है इसमें याददाश्त व्यक्ति की जो है चली जाती है, ठीक है, व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रजत को दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? ए है कॉन्वेक्स, बी है कॉनकेव, सी है बायोफोकल, डी है प्रोग्रेसिव। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया, ठीक है। तो यदि आपको कन्फ्यूज़न होती है तो दूर से यानी हाइपर, दूर में र आ रहा है, ठीक है, हाइपर में भी र आ रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ठीक है। दूर में हाइपर होगा, ठीक है, दूर में हाइपर होगा जबकि निकट में मायोपिया होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में आपके उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। उत्तल को ही कॉन्वेक्स कहते हैं जबकि अवतल को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है, अवतल को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको देख लीजिए यहाँ पे आंसर आया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो इंग्लिश भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों का इसका जो है याद रखिएगा। कॉन्वेक्स उत्तल को कहते हैं, कॉनकेव अवतल को कहते हैं और द्विफोकस लेंस को बायोफोकल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? आपके क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? आपके जो है आंखों के लेंस की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष में जो है आंखों के लेंस की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष में इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में आंखों के लेंस की दूरी जो है, आंखों के लेंस की फोकल दूरी, फोकल लंबाई आपकी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। दूर में क्या होती है? बढ़ जाती है। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आपका रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। किसमें? दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाने के कारण रेटिना जो है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। तो ये इसलिए क्या होता है? ये दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या आपको दूर की चीज़ें दिखेंगी और निकट की चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। और जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष में आंखों के लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में आंखों के लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है और प्रतिबिंब उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना के सामने बनता है। निकट में क्या होता है? निकट में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ठीक है, रेटिना के सामने बनता है और फोकल लंबाई लेंस की कम हो जाती है, ठीक है। निकट में फोकल लंबाई कम हो जाती है। तो इतना है, डिफरेंट याद रखिएगा, ठीक है। निकट में कम हो जाती है, फोकल लंबाई लेंस की कम हो जाती है। निकट यानी कि पास ही रहती है यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। और दूर में क्या होती है? बढ़ जाती है। और प्रतिबिंब क्या होता है? दूर में जो है रेटिना के पीछे बनता है जबकि निकट में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स है, ए हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, कॉनकेव में जो है मायोपिया कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। किस चिकित्सकीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? ए है सूखी आंख, बी है अवस्था के कारण मांसपेशियों का क्षरण, सी है ग्लूकोमा, डी है मोतियाबिंद। तो इसका आंसर करिएगा। किस जो है चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ ये स्थिति बिगड़ती जाती है? तो क्या हो जाएगा? सी, ग्लूकोमा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। जरा दूरदर्शिता प्रेस्बा
प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस, डी है द्विफोकसी लेंस। जरा दूरदर्शिता या ब्रेसबायोपिया इसको कहेंगे, ब्रेसबायोपिया, ठीक है, को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? तो द्विफोकसी लेंस का कहते हैं, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बायोफोकल लेंस का या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है अधिकतर जो है वृद्धावस्था में होता है। ये प्रॉब्लम आपकी जो है वृद्धावस्था में आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, ना तो निकट की वस्तु दिखेगी और ना ही दूर की वस्तु दिखेगी, ठीक है। ना तो निकट की वस्तु दिखेगी, ना तो दूर की दिखेगी, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मेसोथेलिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर है। ए है हृदय, बी है मस्तिष्क, सी आमाशय, डी है फेफड़े। तो मेसोथेलिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर है। तो कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, फेफड़ा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, फेफड़ा होता है, ठीक है। मेसोथेलिया कैंसर में जो है प्रभावित होता है आपका फेफड़ा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए है रोगजनक, बी है वेक्टर, सी है परजीवी, डी है अदिश। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, वेक्टर। आंसर बी हो जाएगा, वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? ए है परजीवी, बी है प्रोटोजुअन, सी है बैक्टीरियल, डी है वायरल। तो इसका आंसर करिएगा आप लोग। तो कल ही मैंने बताया था आपको हेलमिंथस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। कल ही बताया था मैंने आपको कि एक आपका सिस्टोसोमियासिस होता है, ठीक है, हेलमिंथस के द्वारा। और क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है आपका, सॉरी फ्लोरोसिस नहीं, फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है। हुकवर्म के बारे में बताया था, हुकवर्म, पिनवर्म, और आपका सिस्टोसोमियासिस होता है, और आपका टिनियासिस होता है, ठीक है, टिनियासिस होता है। तो और क्या एक बताया था, एस्केरियासिस। क्या बताया था? एस्केरियासिस, ठीक है। तो ये सभी क्या है? परजीवी के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? परजीवी। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। सिस्टोसोमियासिस आपका जो है किसके कारण, किस परजीवी के कारण होता है? तो सिस्टोसोमा। किसके कारण होता है? सिस्टोसोमा जो है परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिस्टोसोमा परजीवी के कारण होता है आपका क्या? सिस्टोसोमियासिस। फाइलेरिया किससे होता है? तो वुचरेरिया बैंक्रप्टी के कारण होता है। हुकवर्म किसके कारण होता है? तो एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। पिनवर्म एंटोरोबियस से होता है, पिनवर्म एंटोरोबियस से होता है। एस्केरियासिस आपका एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है। और टिनिया आपका टिनियासिस आपका टिनिया से होता है। किससे होता है? टिनिया से होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस जो है याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, एग्जाम में नए लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? ए है वृद्धावस्था, बी है कुपोषण, सी है एलर्जी, डी अत्यधिक कार्य करना। हे फीवर किसका संकेत होता है? तो किसका होता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, एलर्जी का। किसका होता है? एलर्जी का कारण होता है, ठीक है। किसका होता है? एलर्जी का कारण होता है। अब एलर्जी से मुझे याद आ गया कि कौन सा जो है आपका एंटीबॉडी वर्ग जो है एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कौन सा जो है एंटीबॉडी वर्ग आपका एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। इसमें से आपका जो है सब जो है बता दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन कौन से जो है किसके लिए उत्तरदायी है। आप लोग उसका आंसर करिएगा।
IgG किसके लिए जाना जाता है, और IgA किसके लिए जाना जाता है, और IgE किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, इन सभी का जो है आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, किसके लिए जानते हैं इनको। ठीक है, ये सभी 5 एंटीबॉडी वर्ग हैं। ठीक है, कितने हैं, 5। याद करने के लिए आपको गेम्ड इसे याद रखिएगा, गेम्ड। ठीक है, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD है। ठीक है, तो IgG किस लिए उत्तरदायी है, IgE किसके लिए है, और IgA। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, दांत के इनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है। ए है पानी उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, बी है पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, सी है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, डी है पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। तो कर्बूरण किस कारण होता है, दांत के इनेमल का कर्बूरण किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। ठीक है, फ्लोरोसिस होता है, पानी में अधिक मात्रा में फ्लोरीन के कारण कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस होता है। कौन सा होता है, फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड के कारण। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है। ए है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, बी है नेत्र गोलक का लंबा होना, सी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, डी है कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि दूर दृष्टि दोष में जो है क्या होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो बताया था मैंने कि दूर दृष्टि दोष में जो है आपकी फोकल लेंस की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में फोकल लेंस की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। ए है बायोप्सी, सी है बायोस्कोपी, बी है बायोस्कोपी, सी है कोलेडोलॉजी, डी है रेडियोग्राफी। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, तो कौन सी जांच की जाती है, तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, बायोप्सी। क्या किया जाता है, बायोप्सी किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, कैंसर के ऊतक की जांच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ए है मस्तिष्क, बी है जिगर, सी है हृदय, डी है गुर्दा। सिरोसिस के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि सिरोसिस जो है ये किसके कारण होता है, अधिक जो है मादक पदार्थ का सेवन करने से, अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन करने से होता है, मादक पदार्थों के सेवन से होता है। क्या, सिरोसिस होता है। किसको प्रभावित करता है, मैंने बताया यकृत को, लीवर को जो है ये प्रभावित करता है। यहाँ पे बी हो जाएगा जिगर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, स्लीप एपनिया सोते समय से किससे संबंधित है। ए है चलने से, बी है बात करने, यहाँ पे होगा बात करने से, डी है खर्राटे मारने से, डी है मुस्कुराने से, सी है खर्राटे मारने से, डी है मुस्कुराने से। स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है। और आपके लिए क्वेश्चन है, एनुरेसिस किसके लिए जाना जाता है, एनुरेसिस किसे कहते हैं, एनुरेसिस किसे कहते हैं, एनुरेसिस। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करेंगे, एनुरेसिस किसे कहते हैं। आंसर आप लोग जरूर किया करिए, इससे क्या होता है आपको याद रहते हैं, सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, याद रहते हैं, और ना ही आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा करते हैं। ठीक है, तो स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित होता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, खर्राटे मारने से। किसे, खर्राटे मारने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, 1956 में मिनीमाता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था। ए है वायु, बी है जल, सी है ध्वनि, डी है मृदा। 1956 में मिनीमाता रोग किस प्रकार के प्रदूषण से के कारण हुआ था। तो बता दूं मैं कि जापान में आपके एक मिनीमाता खाड़ी है, मिनीमाता खाड़ी थी, खाड़ी का नाम मिनीमाता था। उसमें जो मछलियाँ पाई जाती थी उनमें क्या थी, पारा की अधिकता थी। क्या थी, पारा की अधिकता थी, जिसका सेवन करने से वहाँ पे जो लोगों को मिनीमाता रोग हुआ। ठीक है, तो किससे हुआ, तो जल के कारण। यहाँ पे बी हो जाएगा जल। ठीक है, 1956 में मिनीमाता रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ, तो जल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। ए है बुखार, बी है हाइपोथर्मिया, सी है हाइपरथर्मिया, डी है हाइपरपायरेक्सिया। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कम हो जाता है तापमान जो है शरीर का, तो यहाँ पे बी हो जाएगा हाइपोथर्मिया होता है, जिसमें क्या है शरीर ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। और कल एक क्लास और होगी डिजीज़ वाली, जिसमें हम लोग जो है आपके जो है मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।